चैप्टर 14। आपको पता चलता है कि हालात तब खराब हैं जब आपको पिशाचों के प्रति असभ्य होने का अपराध बोध होता है। जब मैं घर वापस आया तो बाहर मेरी रिपोर्ट का इंतजार करने वाला कोई नहीं था। क्या आप अभी भी सतर्क हैं? सब कुछ ठीक है, मैंने थके हुए मन से सोचा। मेरी नज़रों ने अब परिचित दृश्य में एक छोटे से बदलाव को तुरंत देखा। पोर्च की निचली सीढ़ी पर हल्के रंग के कपड़े का एक ढेर था। मैं जांच करने के लिए आगे बढ़ा, अपनी सांस रोककर, क्योंकि पिशाच की गंध कपड़े पर इस तरह चिपकी हुई थी कि आप विश्वास नहीं करेंगे। मैंने अपनी नाक से ढेर को हिलाया। किसी ने कपड़े बिछा रखे थे। हुआ, एडवर्ड ने मेरी चिड़चिड़ाहट को पकड़ लिया होगा जब मैं दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल रही थी। खैर, यह अच्छा था और अजीब भी। मैंने कपड़ों को अपने दांतों के बीच सावधानी से पकड़ा और उन्हें पेड़ों के पास ले गया, बस ये सोचकर कि यह गोरे मनोरोगी का कोई मजाक था और मेरे पास यहाँ लड़कियों का सामान था। शर्त लगा लो कि वह मेरे मानवीय चेहरे पर नज़र डालना पसंद करेगी जब मैं वहाँ नग्न खड़ा था, एक सनड्रेस पकड़े हुए। पेड़ों की आड़ में मैंने बदबूदार ढेर को नीचे गिरा दिया और वापस इंसान की तरह हो गया। मैंने कपड़ों को हिलाया, उन्हें पेड़ पर पटक दिया ताकि उनमें से कुछ बदबू दूर हो जाए। वे निश्चित रूप से पुरुषों के कपड़े थे, टन रंग की पैंट और एक सफ़ेद बटन डाउन शर्ट। उनमें से कोई भी काफ़ी लंबा नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे मेरे चारों ओर फिट होंगे। एम्मेट के होने चाहिए। मैंने शर्ट की आस्तीन पर कफ को ऊपर की ओर मोड़ा, लेकिन पैंट के बारे में मैं कुछ खास नहीं कर सकता था। और ठीक है, मुझे ये स्वीकार करना पड़ा कि कुछ कपड़ों के साथ मुझे बेहतर महसूस हुआ, यहाँ तक कि बदबूदार कपड़ों के साथ भी जो मुझे ठीक से फिट नहीं होते थे। जब मुझे उनकी ज़रूरत होती थी तो घर वापस न आ पाना और एक और जोड़ी पुरानी स्वेट पैंट न ले पाना मुश्किल था। फिर से बेघर होने की बात नहीं होना। वापस जाने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई संपत्ति भी नहीं है, जो अब मुझे बहुत परेशान नहीं कर रही है, लेकिन शायद जल्द ही ये परेशान करने वाली हो जाएगी। थके हुए मैं अपने फैंसी नए सेकंड हैंड कपड़ों में धीरे धीरे कलेंस के पोर्च की सीढ़ियों पर चढ़ता गया, लेकिन जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो झिझक गया। क्या मैंने दस्तक दी? बेवकूफ़, जब उन्हें पता था कि मैं यहाँ हूँ। मुझे आश्चर्य हुआ कि किसी ने ये क्यों नहीं माना बताया। मुझे या तो अंदर आना है या फिर खो जाना है, जो भी हो। मैंने कंधे उचकाए और खुद को अंदर आने दिया। और भी बदलाव। पिछले 20 मिनट में कमरा लगभग सामान्य हो गया था। बड़ी फ्लैट स्क्रीन चालू थी, कम आवाज़ में कुछ चिक फ्लिक दिखा रही थी जिसे कोई नहीं देख रहा था। कार्लिसले और एस्मे पीछे की खिड़कियों के पास खड़े थे, जो फिर से नदी की ओर खुली थीं। एलिस, जैस्पर और एम्मेट नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें ऊपर बड़बड़ाते हुए सुना। बेला कल की तरह सोफे पर थी, बस एक ट्यूब अभी भी उसमें लगी हुई थी और एक गिफ्ट सोफे के पीछे लटका हुआ था। वह दो मोटे रजाई में बरिटों की तरह लिपटी हुई थी, इसलिए कम से कम उन्होंने पहले मेरी बात तो सुनी थी। रोज़ली अपने सिर के पास ज़मीन पर क्रॉस लेग्ड थी। एडवर्ड सोफे के दूसरे छोर पर बेला के बरिटों वाले पैरों को अपनी गोद में लेकर बैठा था। जब मैं अंदर आया तो उसने ऊपर देखा और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, बस उसके मुंह में हल्का सा झटका लगा, जैसे उसे कुछ अच्छा लगा हो। बेला ने मेरी बात नहीं सुनी। जब उसने मेरी बात सुनी तो उसने सिर्फ ऊपर देखा और फिर वह भी मुस्कुराई। असली ऊर्जा के साथ उसका पूरा चेहरा चमक उठा। मुझे याद नहीं आ रहा था कि आखिरी बार वह मुझे देखकर इतनी उत्साहित कब दिखी थी। उसके साथ क्या हुआ था? जोर से चिल्लाने के लिए वह शादीशुदा थी, खुशहाल शादीशुदा भी, इसमें कोई शक नहीं था कि वह अपने पिशाच से प्यार करती थी और उसकी मानसिक स्थिति भी चरम पर थी। और सबसे बड़ी बात ये कि वह बहुत गर्भवती थी। तो फिर उसे मुझे देखकर इतनी खुशी क्यों हुई? जैसे मैंने दरवाजे से अंदर आकर उसका पूरा दिन खराब कर दिया हो। अगर उसे कोई परवाह ही न हो, या उससे भी बढ़कर वह मुझे अपने आसपास नहीं चाहती हो, तो दूर रहना बहुत आसान होगा। एडवर्ड मेरे विचारों से सहमत लग रहा था। हम दोनों एक ही तरंगदैर्घ्य पर थे, इसलिए यह पागलपन था। वह अब भौहें सिकोड़ रहा था, उसके चेहरे को पढ़ रहा था, जबकि वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी।
वे बस बात करना चाहते थे, मैंने बुदबुदाते हुए कहा, मेरी आवाज़ थकान से धीमी हो रही थी। क्षितिज पर कोई हमला नहीं था। हाँ, एडवर्ड ने उत्तर दिया। मैंने इसका अधिकांश भाग सुना है। इससे मेरी नींद खुल गई। हम 3 मील दूर निकल आए थे। कैसे? आपको अधिक स्पष्ट रूप से सुनना परिचितता और एकाग्रता का मामला है। इसके अलावा, जब आप अपने मानव रूप में होते हैं तो आपके विचारों को समझना थोड़ा आसान होता है। इसलिए मैंने वहाँ जो कुछ भी सुना, उसमें से अधिकांश को पकड़ लिया। ओह, ये बात मुझे थोड़ी परेशान कर रही थी, लेकिन बिना किसी अच्छे कारण के, इसलिए मैंने इसे अनदेखा कर दिया। अच्छा, मुझे खुद को दोहराना पसंद नहीं है। मैं तुम्हें कुछ देर सोने के लिए कहूंगी, बेला ने कहा, लेकिन मेरा अनुमान है कि तुम लगभग 6 सेकंड में फर्श पर बेहोश हो जाओगे, इसलिए शायद इसका कोई मतलब नहीं है। यह आश्चर्यजनक था कि वो कितनी बेहतर आवाज में बोल रही थी, कितनी मजबूत दिख रही थी। मैंने ताज़ा खून की गंध महसूस की और देखा कि कप फिर से उसके हाथ में था। उसे जीवित रखने के लिए कितना खून लगेगा? क्या किसी समय वे पड़ोसियों के बीच में टहलना शुरू कर देंगे? मैं दरवाजे की ओर बढ़ा, चलते चलते उसके लिए सेकंड गिन रहा था। 1 मिसिसिपी, 2 मिसिसिपी, बाढ़ कहाँ है, कुत्ते? रोज़ली ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या तुम्हें पता है कि तुम एक गोरी औरत को कैसे डुबोते हो, रोज़ली? मैंने बिना रुके या उसकी ओर देखे पूछा। एक पूल के तल पर एक दर्पण चिपका दो। मैंने दरवाज़ा बंद करते समय एडवर्ड की हंसी सुनी। बेला के मूड के साथ ही उसका मूड भी ठीक हो गया था। स्वास्थ्य, मैंने पहले ही यह सुना है, साथ रोसली ने मुझे बुलाया। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा, मेरा एकमात्र लक्ष्य पेड़ों के बीच खुद को घसीटना था ताकि हवा फिर से शुद्ध हो जाए। मैंने भविष्य में इस्तेमाल के लिए कपड़ों को घर से थोड़ी दूरी पर रखने की योजना बनाई, बजाय इसके कि उन्हें अपने पैर में बांध लूं, ताकि मुझे उनकी गंध भी ना आए। जब मैं नई शर्ट के बटनों को ठीक से लगा रहा था, तो मैंने बेतरतीब ढंग से सोचा कि कैसे बटन कभी भी वेयरवुल्फ के लिए स्टाइल में नहीं होंगे। जब मैं लॉन पर चल रहा था तो मुझे ये आवाज़ें सुनाई दी। तुम कहाँ जा रहे हो? बेला ने पूछा। मैं उससे कुछ कहना भूल गया था। जेकब को सोने दो, यह इंतज़ार कर सकता है। हाँ, कृपया, जेकब को सोने दो। इसमें मात्र एक क्षण लगेगा। मैं धीरे से मुड़ा। एडवर्ड पहले ही दरवाजे से बाहर निकल चुका था। जब वह मेरे पास आया तो उसके चेहरे पर माफ़ी का भाव था। हे भगवान, अब क्या? मुझे माफ़ करें, उन्होंने कहा, और फिर वे झिझकने लगे, जैसे उन्हें पता नहीं था कि वे जो सोच रहे थे उसे कैसे व्यक्त करें। आपके मन में क्या है, मन पाठक? जब आप पहले सैम के प्रतिनिधियों से बात कर रहे थे, उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं कार्लिसले और एस्मे और बाकी लोगों के लिए एक-एक करके खेल बता रहा था। वे चिंतित थे। देखिए, हम अपनी सतर्कता नहीं छोड़ रहे हैं। आपको सैम पर हमारी तरह विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी आंखें खुली रख रहे हैं। नहीं, नहीं, जेकब। इस बारे में नहीं। हमें आपके निर्णय पर भरोसा है। बल्कि, एस्मे इस बात से परेशान थी कि इससे आपके पैक को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उसने मुझसे इस बारे में आपसे निजी तौर पर बात करने के लिए कहा। ये सुनकर मैं अचंभित रह गया। कठिनाइयाँ, खासकर बेघरों वाला हिस्सा। वो बहुत परेशान है कि आप सभी इतने वंचित हैं। मैंने नाक भान सिकुड़ी। पिशाच माँ मुर्गी विचित्र। हम सख्त हैं। उसे कहो कि चिंता न करे। वह अभी भी वह सब करना चाहती है जो वह कर सकती है। मुझे यह आभास हुआ कि लिया अपने भेड़िया रूप में खाना पसंद नहीं करती है। और मैंने मांग की, ठीक है, हमारे यहाँ सामान्य मानव भोजन है, जेकब। दिखावे के लिए, और जाहिर है, बेला के लिए। लिया का जो भी मन करे, उसका स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। मैं इसे आगे भेज दूंगा। लिया हमसे नफरत करती है। इसलिए, तो अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो इसे इस तरह से आगे बढ़ाने का प्रयास करें कि वह इस पर विचार करे। मैं जो कर सकता हूँ, करूँगा। और फिर कपड़ों का मामला है। मैंने नीचे उन जूतों पर नज़र डाली जो मैंने पहने हुए थे। ओह हाँ, धन्यवाद। शायद ये बताना अच्छा नहीं होगा कि उनसे कितनी
बुरी बदबू आ रही थी। वह मुस्कुराया, बस थोड़ा सा। ठीक है, हम वहाँ किसी भी ज़रूरत में आसानी से मदद करने में सक्षम हैं। एलिस शायद ही कभी हमें एक ही चीज़ 2 बार पहनने की अनुमति देती है। हमारे पास ढेर सारे नए कपड़े हैं जो गुडविल के लिए हैं, और मुझे लगता है कि लिया एस्मे के आकार के काफ़ी करीब है। मुझे नहीं पता कि वो खून चूसने वाले लोगों के बारे में क्या सोचेगी। वह मेरी तरह व्यावहारिक नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप इस प्रस्ताव को सर्वोत्तम संभव प्रकाश में प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही किसी अन्य भौतिक वस्तु या परिवहन या किसी अन्य चीज़ के लिए प्रस्ताव भी। और शौव भी, क्योंकि आप बाहर सोना पसंद करते हैं। कृपया अपने आप को घर के लाभों से वंचित न समझें। उन्होंने अंतिम पंक्ति धीमे स्वर में कही, इस बार चुप रहने का प्रयास नहीं किया, बल्कि किसी प्रकार की वास्तविक भावना के साथ कहा। मैंने एक पल के लिए उसे देखा, नींद में पलकें झपकाईं। ये एयर, आपकी अच्छी बात है। एस्मे को बताएं कि हम विचार की सराहना करते हैं। लेकिन परिधि कुछ स्थानों पर नदी को काटती है, इसलिए हम काफी साफ रहते हैं। धन्यवाद। यदि आप इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाएंगे तो भी। जरूर जरूर, धन्यवाद। मैं उससे दूर हो गया, लेकिन घर के अंदर से धीमी, दर्द भरी चीखें सुनकर मैं चुप हो गया। जब तक मैंने पीछे देखा, वह पहले ही जा चुका था। अब क्या? मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा, एक ज़ॉम्बी की तरह घिसटता हुआ। लगभग उतनी ही संख्या में मस्तिष्क कोशिकाओं का इस्तेमाल करते हुए। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे पास कोई विकल्प है। कुछ गड़बड़ है। मैं जाकर देखता कि क्या गड़बड़ है। मैं कुछ नहीं कर सकता था, और मुझे और भी बुरा लगता। यह अपरिहार्य लग रहा था। मैंने खुद को फिर से अंदर जाने दिया। बेला हॉन्फ रही थी, अपने शरीर के बीच में उभरे हुए भाग पर मुड़ी हुई थी। रोज़ली ने उसे पकड़ रखा था, जबकि एडवर्ड, कार्लिसले और एस्मे सभी उसके ऊपर मंडरा रहे थे। मेरी नज़र उस हरकत पर पड़ी। एलिस सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी, अपने हाथों को अपनी कनपटियों पर दबाए हुए कमरे में नीचे की ओर देख रही थी। यह अजीब था, जैसे उसे किसी तरह से अंदर आने से रोक दिया गया हो। मुझे एक सेकंड दो, कार्लिसले, बेला ने हौंफते हुए कहा। बेला, डॉक्टर ने उत्सुकता से कहा, मैंने कुछ टूटने की आवाज़ सुनी। मुझे इसे देखना होगा। मुझे पूरा यकीन है, हौंफते हुए, यह एक पसली थी। ओह, हाँ, यहीं। उसने अपनी बाईं ओर इशारा किया, ध्यान रखते हुए कि वो पसली को न छुए। अब वो उसकी हड्डियां तोड़ रहा था। मुझे एक्सरे करवाना है। हो सकता है कि उसमें कांटे हों। हम नहीं चाहते कि इससे कुछ भी छेद हो जाए। बेला ने गहरी सांस ली। ठीक है। रोज़ली ने बेला को सावधानी से उठाया। एडवर्ड को लगा कि वह बहस करने वाला है, लेकिन रोज़ली ने उस पर अपने दांत दिखाए और गुर्राते हुए कहा, मैंने उसे पहले ही पकड़ लिया है। तो बेला अब ज्यादा मजबूत हो गई थी, लेकिन बात ये भी थी कि आप एक को भूखा रखे बिना दूसरे को भूखा नहीं रख सकते थे, और उपचार वैसे ही काम करता है। जीतने का कोई रास्ता नहीं है। ग्लोरी ने बेला को तेजी से ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ाया। उसके ठीक पीछे कार्लिसले और एडवर्ड थे। उनमें से किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मैं दरवाजे पर अचंभित खड़ा था। तो क्या उनके पास ब्लड बैंक और एक्सरे मशीन थी? लगता है डॉक्टर अपना काम घर ले आया होगा। मैं उनके पीछे चलने के लिए बहुत थक गया था, हिलने के लिए भी बहुत थक गया था। मैं दीवार के सहारे पीछे की ओर झुका और फिर जमीन पर फिसल गया। दरवाज़ा अभी भी खुला था, और मैंने अपनी नाक को उसकी ओर घुमाया, अंदर आ रही स्वच्छ हवा के लिए आभारी। मैंने अपना सिर चौखट पर टिकाया और सुनने लगा। मैं ऊपर की मंजिल पर एक्सरे मशीन की आवाज़ सुन सकता था। या शायद मैंने मान लिया था कि यही है। और फिर सीढ़ियों से नीचे आते हुए हल्के कदमों की आवाज़ आई। मैंने ये देखने की कोशिश नहीं की कि यह कौन सा पिशाच था। क्या तुम्हें तकिया चाहिए? एलिस ने मुझसे पूछा। नहीं, मैंने बुदबुदाया। यह ज़बरदस्त आतिथ्य क्या था? यह मुझे डरा रहा था। उन्होंने कहा, यह आरामदायक नहीं लगता। नहीं, तो फिर तुम क्यों नहीं चलते? थक गए हो? तुम बाकी लोगों के साथ ऊपर क्यों नहीं चले गए? मैंने तुरंत जवाब दिया। सिरदर्द, उसने जवाब दिया।
मैंने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। एलिस एक छोटी सी चीज थी, लगभग मेरी एक बांह के बराबर। अब वह और भी छोटी लग रही थी, अपने आप में सिमटी हुई। उसका छोटा सा चेहरा सिकुड़ा हुआ था। क्या पिशाचों को सिर दर्द होता है? सामान्य वाले नहीं। मैंने नाक भान सिकुड़ी। सामान्य पिशाच? तो फिर तुम बेला के साथ क्यों नहीं रहती? मैंने सवाल को आरोप बनाते हुए पूछा। ये बात मुझे पहले कभी नहीं सूझी थी, क्योंकि मेरा दिमाग दूसरी बकवास से भरा हुआ था, लेकिन यह अजीब था कि एलिस बेला के साथ कभी नहीं रही जब से मैं यहाँ आया हूँ। शायद अगर एलिस उसके साथ होती तो रोज़ली उसके साथ नहीं होती। मैंने सोचा था कि तुम दोनों ऐसे ही हो। मैंने अपनी 2 उंगलियां आपस में घुमाईं। जैसा मैंने कहा, वो मुझसे कुछ फीट दूर टाइल पर सिमट गई, अपनी पतली भुजाओं को अपने पतले घुटनों पर लपेटते हुए। सिर दर्द? बेला तुम्हें सिर दर्द दे रही है? हाँ, मैंने भौहें सिकोड़ी। मुझे पूरा यकीन था कि मैं पहेलियों के लिए बहुत थका हुआ था। मैंने अपना सिर ताज़ी हवा की ओर घुमाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। बेला नहीं, सच में, उसने सुधार किया। भ्रूण? कोई और भी था जो मेरी तरह ही महसूस करता था। इसे पहचानना बहुत आसान था। उसने शब्द को अनिच्छा से कहा, जिस तरह एडवर्ड ने कहा था। मैं इसे नहीं देख सकती, उसने मुझसे कहा, हालांकि वह शायद खुद से ही बात कर रही थी। उसे पता था कि मैं पहले ही जा चुकी थी। मैं इसके बारे में कुछ नहीं देख सकती। बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं चौंक गया, और फिर मेरे दांत भीग गए। मुझे उस प्राणी से अपनी तुलना करना पसंद नहीं था। बेला बीच में आ जाती है। वह पूरी तरह से उसके चारों ओर लिपटी हुई है, इसलिए वह धुंधली है। टीवी पर खराब रिसेप्शन की तरह, जैसे स्क्रीन पर इधर उधर हिलते डुलते उन धुंधले लोगों पर अपनी नज़रें केंद्रित करने की कोशिश करना। उसे देखने में मेरा सिर घूम रहा है, और मैं वैसे भी कुछ मिनटों से ज्यादा आगे नहीं देख सकता। भ्रूण उसके भविष्य का बहुत बड़ा हिस्सा है। जब उसने पहली बार फैसला किया, जब उसे पता चला कि वो उसे चाहती है, तो वह मेरी नज़रों से ओझल हो गई। मुझे मौत के घाट उतार दिया। वो एक पल के लिए चुप रही, और फिर उसने कहा, मुझे मानना पड़ेगा, गीले कुत्ते की गंध के बावजूद तुम्हारा पास होना राहत की बात है। सब कुछ दूर हो जाता है, जैसे मेरी आंखें बंद हो गई हूँ। इससे सिरदर्द सुन्न हो जाता है। आपकी सेवा करके मुझे खुशी होगी, मैडम, मैंने बुदबुदाया। मुझे आश्चर्य है कि इसमें और आप में क्या समानता है। आप भी ऐसे ही क्यों हैं? अचानक मेरी हड्डियों के बीच में गर्मी सी दौड़ गई। मैंने कंपन को रोकने के लिए अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मेरा उस जीवन चूसने वाले व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, मैंने दांतों तले उंगली दबाते हुए कहा। खैर, वहाँ कुछ है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। गर्मी पहले से ही बढ़ रही थी। मैं इतना थक गया था कि गुस्से में रहना मेरे लिए संभव नहीं था। आपको कोई आपत्ति तो नहीं यदि मैं यहाँ आपके पास बैठूं, है न? उसने पूछा। नहीं लगता, वैसे भी बदबू तो बहुत आती है। धन्यवाद, उसने कहा। मुझे लगता है कि यह इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं एस्पिरिन नहीं ले सकती। क्या तुम इसे शांत रख सकते हो? यहीं सो रहे हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया और तुरंत चुप हो गई। मैं कुछ ही सेकंड में बाहर आ गया। मैं सपना देख रहा था कि मुझे बहुत प्यास लगी है, और मेरे सामने पानी का एक बड़ा गिलास था जो पूरी तरह ठंडा था। आप किनारों से नीचे संघनन को बहते हुए देख सकते थे। मैंने कप पकड़ा और एक बड़ा घूंट लिया, लेकिन बहुत जल्दी पता चला कि यह पानी नहीं था, ये सीधे ब्लीच था। मैंने इसे वापस निगल लिया, इसे हर जगह उगल दिया, और इसका एक हिस्सा मेरी नाक से बाहर निकल गया। ये जल गया। मेरी नाक जल रही थी। मेरी नाक में दर्द ने मुझे इतना जगा दिया कि मुझे याद आ गया कि मैं कहाँ सो गया था। गंध बहुत तेज थी, ये देखते हुए कि मेरी नाक वास्तव में घर के अंदर नहीं थी। उफ, और वहाँ शोर भी था। कोई बहुत जोर से हंस रहा था। एक जानी पहचानी हंसी, लेकिन वह गंध के साथ नहीं जा रही थी। वह जगह नहीं थी। मैंने कराहते हुए अपनी आंखें खोलीं। आसमान धूसर रंग का था, दिन का समय था, लेकिन ये पता नहीं था कि कब। शायद सूर्यास्त के करीब ये बहुत अंधेरा था।
अब समय आ गया है, ब्लोरी ने कुछ ही दूरी से बड़बड़ाते हुए कहा। चेनसॉ की नकल करने वाला थोड़ा थक गया है। मैं पलटा और खुद को एक बैठने की स्थिति में ले आया। इस प्रक्रिया में मुझे पता चला कि गंध कहाँ से आ रही थी। किसी ने मेरे चेहरे के नीचे एक चौड़ा पंख वाला तकिया रख दिया था। शायद वह अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगता है, जब तक कि वह रोज़ली न हो। जैसे ही मेरा चेहरा बदबूदार पंखों से बाहर आया, मुझे दूसरी खुशबू महसूस हुई, बेकन और दालचीनी जैसी, जो पिशाच की गंध के साथ मिल गई थी। मैंने पलकें झपकाईं और कमरे का नजारा लिया। चीजें बहुत ज्यादा नहीं बदली थीं, सिवाय इसके कि अब बेला सोफे के बीच में बैठी हुई थी और एव हटा दिया गया था। ग्लोरी उसके पैरों पर बैठी थी, उसका सिर बेला के घुटनों पर टिका हुआ था। मुझे अभी भी ये देखकर ठंड लग रही थी कि वे उसे कितनी सहजता से छू रहे थे, हालांकि मुझे लगता है कि यह सब कुछ देखते हुए काफी दिमागी रूप से मृत था। एडवर्ड उसके एक तरफ था, उसका हाथ पकड़े हुए। एलिस भी, रोज़ली की तरह, फर्श पर थी। उसका चेहरा अब चुटकी से दबा हुआ नहीं था, और ये देखना आसान था कि उसने एक और दर्द निवारक क्यों ढूंढ लिया था। अरे, जैक आ रहा है, सेठ ने चिल्लाकर कहा। वह बेला के दूसरी ओर बैठा था, उसका हाथ लापरवाही से उसके कंधों पर लटका हुआ था, उसकी गोद में खाने से भरी एक प्लेट रखी हुई थी। क्या बकवास है, वो तुम्हें खोजने आया था, एडवर्ड ने कहा, जबकि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। और एस्मे ने उसे नाश्ते के लिए रुकने के लिए मना लिया। सेठ ने मेरे हाव भाव को समझा और जल्दी से समझाने लगा। हाँ, जैक, मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम ठीक हो या नहीं, क्योंकि तुम कभी वापस नहीं आए। लिया चिंतित हो गई। मैंने उससे कहा कि तुम शायद इंसान ही हो, लेकिन तुम जानते हो कि वह कैसी है। वैसे भी उनके पास इतना सारा खाना था और बेकार है। वह एडवर्ड की ओर मुड़ा। यार, तुम खाना बना सकते हो। धन्यवाद, एडवर्ड ने धीरे से कहा। मैंने धीरे से सांस ली और अपने दांत खोलने की कोशिश की। मैं सेठ की बांह से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। बेला को ठंड लग गई। एडवर्ड ने धीरे से कहा, ठीक है, वैसे भी यह मेरा काम नहीं है। वह मेरी नहीं थी। सेठ ने एडवर्ड की टिप्पणी सुनी, मेरे चेहरे की ओर देखा, और अचानक उसे खाने के लिए दोनों हाथों की जरूरत महसूस हुई। उसने बेला से अपना हाथ हटाया और खाना शुरू कर दिया। मैं सोफे से कुछ फीट की दूरी पर खड़ा हो गया, अभी भी अपनी दिशा पाने की कोशिश कर रहा था। ली गश्त कर रही है, मैंने सेठ से पूछा। मेरी आवाज अभी भी नींद से भरी हुई थी। हाँ, उसने चबाते हुए कहा। सेठ ने भी नए कपड़े पहने थे। वे उसे मेरे कपड़ों से बेहतर फिट थे। वह इसे पहन रही है। कोई चिंता नहीं, अगर कुछ होगा तो वह चिल्लाएगी। हमने आधी रात के आसपास सौदा किया। मैंने 12 घंटे दौड़ लगाई। उसे इस बात पर गर्व था, और यह उसके लहजे में झलक रहा था। आधी रात हो गई है। 1 मिनट रुको, अभी क्या समय हुआ है? भोर होने वाली है। उसने खिड़की की ओर देखा। खैर, लानत है, मैं दिन भर और पूरी रात सोता रहा, गेंद गिर गई। बकवास, इसके लिए माफी चाहता हूँ, सेठ। सच में, तुम्हें मुझे लात मारकर जगा देना चाहिए था। नहीं, यार, तुम्हें बहुत नींद की जरूरत थी। तुमने कब से आराम नहीं किया? सैम के लिए अपनी आखिरी गश्त से पहले वाली रात। 40 घंटे, 50। तुम कोई मशीन नहीं हो, जैक। इसके अलावा तुमने कुछ भी मिस नहीं किया। कुछ भी नहीं। मैंने बेला की ओर जल्दी से देखा। उसका रंग वैसा ही हो गया था जैसा मैंने याद किया था। पीला, लेकिन गुलाबी रंगत लिए हुए। उसके होंठ फिर से गुलाबी हो गए थे। यहाँ तक कि उसके बाल भी पहले से बेहतर चमकदार लग रहे थे। उसने मुझे मूल्यांकन करते हुए देखा और मुझे एक क्विन दिया। पसली कैसी है? मैंने पूछा। अच्छी तरह से और कसकर टेप किया गया है, मुझे इसका एहसास भी नहीं हो रहा है। मैंने अपनी आंखें घुमाईं। मैंने एडवर्ड को अपने दांत पीसते हुए सुना, और मुझे लगा कि उसका ये रवैया उसे भी उतना ही परेशान कर रहा था जितना मुझे। नाश्ते में क्या है? मैंने थोड़ा व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। ओ नेगेटिव या ए बी पॉजिटिव? उसने अपनी जीभ मेरी ओर निकाली।
फिर से पूरी तरह से अपने जैसी हो गई। ऑमलेट, उसने कहा, लेकिन उसकी आंखें नीचे झुक गईं और मैंने देखा कि उसका खून का प्याला उसके और एडवर्ड के पैर के बीच फंसा हुआ था। जाओ, कुछ नाश्ता ले आओ, जैक, सेठ ने कहा। रसोई में बहुत सारा सामान है, तुम्हें खाली होना पड़ेगा। मैंने उसकी गोद में रखे खाने को देखा। वह आधा पनीर ऑमलेट और फ्रिस्बी के आकार के दालचीनी रोल का आखिरी चौथाई हिस्सा लग रहा था। मेरा पेट गुर्राया, लेकिन मैंने उसे अनदेखा कर दिया। लिया नाश्ते में क्या खा रही है? मैंने सेठ से आलोचनात्मक स्वर में पूछा। अरे, मैंने कुछ भी खाने से पहले उसके लिए खाना ले लिया, उसने खुद का बचाव करते हुए कहा। उसने कहा था कि वह सड़क पर मरे हुए जानवरों को खाना पसंद करेगी, लेकिन मुझे यकीन है कि वह मान जाएगी। ये दालचीनी रोल, ऐसा लग रहा था कि उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। तो फिर, मैं उसके साथ शिकार पर जाऊंगा। जब मैं जाने के लिए मुड़ा तो सेठ ने आह भरी। एक क्षण, जेकब, ये कार्लिसले ही पूछ रहा था, इसलिए जब मैं दोबारा मुड़ा तो मेरे चेहरे पर शायद उतना अनादर नहीं था जितना तब होता अगर किसी और ने मुझे रोका होता। हाँ, कार्लिसल मेरे पास आया जबकि एस्मे दूसरे कमरे की ओर चली गई। वो कुछ फीट दूर रुक गया, जो दो लोगों के बीच बातचीत करने के लिए सामान्य जगह से थोड़ा दूर था। मुझे उसकी यह बात पसंद आई कि उसने मुझे अपनी जगह दी। शिकार की बात करते हुए उसने गंभीर स्वर में कहा, यह मेरे परिवार के लिए एक मुद्दा होगा। मैं समझता हूँ कि हमारा पिछला समझौता फिलहाल अप्रभावी है, इसलिए मैं आपकी सलाह चाहता था। क्या सैम आपके द्वारा बनाई गई परिधि के बाहर हमारे लिए शिकार करेगा? हम आपके परिवार के किसी भी सदस्य को चोट पहुंचाने या अपने किसी भी सदस्य को खोने का जोखिम नहीं उठाना चाहते। यदि आप हमारी जगह होते, तो आप कैसे आगे बढ़ते? मैं थोड़ा हैरान होकर दूर हट गया जब उसने उसे मेरी तरफ इस तरह से फेंका। खून चूसने वाले के महंगे जूतों में होने के बारे में मुझे क्या पता? लेकिन फिर भी मैं सैम को जानता था। यह एक जोखिम है, मैंने कहा, दूसरों की निगाहों को अनदेखा करने की कोशिश करते हुए और सिर्फ उससे बात करने की। सैम थोड़ा शांत हो गया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उसके दिमाग में ये संधि बेकार है। जब तक उसे लगता है कि जनजाति या कोई भी अन्य इंसान वास्तव में खतरे में है, वह पहले सवाल नहीं पूछेगा, अगर आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है। लेकिन इन सब के साथ उसकी प्राथमिकता लापुश होगी। वास्तव में वे इतने नहीं हैं कि लोगों पर ठीक से नज़र रख सकें और साथ ही शिकार करने वाले दलों को भी भेज सके जो बहुत नुकसान पहुंचा सकें। मुझे यकीन है कि वह इसे घर के करीब ही रखेगा। कार्लिसले ने सोच विचार कर सिर हिलाया। तो मुझे लगता है कि मैं कहूँगा, साथ में बाहर जाओ, बस मामले में। और शायद आपको दिन में जाना चाहिए, क्योंकि हम रात होने का इंतजार कर रहा हूँ। पारंपरिक पिशाच वाली चीजें। आप तेज हैं, पहाड़ों पर जाएं और इतनी दूर तक शिकार करें कि कोई संभावना न हो कि वह किसी को घर से इतनी दूर भेजे। और बेला को असुरक्षित छोड़ दोगे। मैंने नाक भान सिकुड़ी, हम क्या हैं, कटा हुआ जिगर। कार्लिसले हंसा और फिर उसका चेहरा फिर से गंभीर हो गया। जेकब, तुम अपने भाइयों के खिलाफ नहीं लड़ सकते। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अगर वे वास्तव में उसे मारने आ रहे थे तो मैं उन्हें रोक सकता था। कार्लिसले ने चिंतित होकर अपना सिर हिलाया। नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था कि तुम अक्षम हो जाओगे, लेकिन ये बहुत गलत होगा। मैं अपनी अंतरात्मा पर यह बात थोप नहीं सकता। यह आप पर नहीं होगा, डॉक्टर। यह मुझ पर होगा, और मैं इसे ले सकता हूँ। नहीं, जेकब, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे कामों के कारण ऐसा करना जरूरी न हो जाए। उसने सोच समझकर भौहें सिकोड़ी। हम एक बार में 3 जाएंगे, उसने 1 सेकंड के बाद फैसला किया। शायद यही सबसे अच्छा है जो हम कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, डॉक्टर। बीच में बांटना सबसे अच्छी रणनीति नहीं है। हमारे पास कुछ अतिरिक्त क्षमताएं हैं जो इसे संतुलित कर देंगी। यदि एडवर्ड इन तीनों में से एक है, तो वह हमें कुछ मील के दायरे में सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम होगा। हम दोनों ने एडवर्ड की ओर देखा। उसके हाव भाव देखकर कार्लिसले तुरंत पीछे हट गया।
मुझे यकीन है कि दूसरे तरीके भी हैं, कार्लिसले ने कहा। स्पष्ट रूप से एडवर्ड को बेला से दूर करने के लिए अब कोई शारीरिक जरूरत नहीं थी। एलिस, मुझे लगता है कि तुम समझ सकती हो कि कौन से रास्ते गलत होंगे जो गायब हो जाते हैं, एलिस ने सिर हिलाते हुए कहा। आसान है। एडवर्ड, जो कार्लिसले की पहली योजना से बहुत तनाव में था, अब शांत हो गया था। बेला दुखी होकर एलिस को देख रही थी। उसकी आंखों के बीच वह छोटी सी सिलवट थी जो उसे तबाती थी जब वह तनाव में होती थी। ठीक है, फिर, मैंने कहा। ये तय हो गया। मैं अभी अपने रास्ते पर हूँ। सेठ, मैं शाम को तुम्हारे वापस आने की उम्मीद करूंगा, इसलिए वहाँ कहीं थोड़ी देर आराम कर लो, ठीक है? जरूर, जैक। जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाएगा, मैं वापस आ जाऊंगा। जब तक, उसने बेला की ओर देखते हुए झिझकते हुए कहा। क्या तुम्हें मेरी जरूरत है? उसके पास कंबल हैं, मैंने उस पर झपट कर कहा। मैं ठीक हूँ सेठ, धन्यवाद, बेला ने जल्दी से कहा। और फिर एस्मे कमरे में वापस आ गई। उसके हाथों में एक बड़ी ढकी हुई थाली थी। वह कार्लिसल की कोहनी के ठीक पीछे झिझकते हुए रुकी। उसकी चौड़ी, गहरी सुनहरी आंखें मेरे चेहरे पर थीं। उसने थाली आगे बढ़ाई और एक शर्मीले कदम से करीब आई। जेकब, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ दूसरों की तरह तीखी नहीं थी। मुझे पता है कि यह तुम्हारे लिए अरुचिकर है, यहाँ खाने का विचार, जहाँ इतनी बदबू आती है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम जाते समय अपने साथ कुछ खाना ले जाओ। मुझे पता है कि तुम घर नहीं जा सकते, और यह हमारी वजह से है। कृपया मेरे पश्चाताप को कम करो। कुछ खाने के लिए ले लो। उसने खाना मेरी ओर बढ़ाया। उसका चेहरा नर्म और विनती भरा था। मुझे नहीं पता कि उसने ये कैसे किया, क्योंकि उसने देखा ही नहीं। वह अपनी उम्र के 20वें दशक से अधिक की थी, और उसका चेहरा भी काफी पीला था, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव ने मुझे अचानक मेरी माँ की याद दिला दी। भगवान, हाँ, जरूर जरूर, मैंने बुदबुदाया। मुझे लगता है शायद लिया अभी भी भूखी होगी या कुछ और। मैंने हाथ बढ़ाकर एक हाथ से खाना उठाया और उसे दूर से पकड़ लिया। मैं उसे किसी पेड़ या किसी जगह पर फेंक दूंगा। मैं नहीं चाहता था कि उसे बुरा लगे। तभी मुझे एडवर्ड की याद आई। तुम उससे कुछ मत कहना। उसे यह सोचने दो कि मैंने इसे खा लिया है। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा कि वह सहमत है या नहीं। बेहतर होगा कि वह सहमत हो। ब्लडस्कर मुझ पर एहसानमंद है। धन्यवाद, जेकब, एस्मे ने मुस्कुराते हुए कहा। पत्थर के चेहरे पर डिंपल कैसे हो सकते हैं, जरा सोचिए। शुक्रिया, मैंने कहा। मेरा चेहरा सामान्य से ज्यादा गर्म महसूस हो रहा था। पिशाचों के साथ घूमने में यही समस्या थी कि आप उनके आदी हो गए। वे दुनिया को देखने के आपके नजरिए को बिगाड़ने लगे। वे दोस्त जैसे लगने लगे। क्या तुम बाद में वापस आओगे, जैक? बेला ने पूछा जब मैंने भागने की कोशिश की। मुझे नहीं मालूम। उसने अपने होंठ आपस में दबा लिए, जैसे वह मुस्कुराने से बचने की कोशिश कर रही हो। प्लीज, मुझे ठंड लग सकती है। मैंने अपनी नाक से गहरी सांस ली और फिर बहुत देर हो चुकी थी। मुझे एहसास हुआ कि यह एक अच्छा विचार नहीं था। मैं चौंक गया। शायद, जेकब, एस्मे ने पूछा। जब वह बोलती रही तो मैं दरवाजे की ओर पीछे हट गया। वो मेरे पीछे कुछ कदम चली। मैंने पोर्च पर कपड़ों की एक टोकरी छोड़ी है। वे लिया के लिए हैं। वे ताज़े धुले हुए हैं। मैंने उन्हें जितना संभव हो सके उतना कम छूने की कोशिश की। उसने भौहें सिकोड़ी। क्या आपको उन्हें उसके पास ले जाने में कोई आपत्ति है? इस पर मैंने बुदबुदाया, और फिर इससे पहले कि कोई मुझे किसी और बात के लिए दोषी ठहराए, मैं दरवाजे से बाहर निकल गया।